देखने में तो लगता है भरा पूरा आदमी मेरी शायरी न समझा है, अधूरा आदमी। हाँ जी, यह बात तो सच है कि ओशो से रूबरू होने के बाद मेरी कविताओं, गज़लों और नज़्मों में भी अध्यात्म, प्रेम और ध्यान साधना की झलक आ गई। इसका श्रेय ओशो को ही जाता है। यह सब ओशो के सानिध्य का प्रसाद ही है। वैसे शायरी में जितनी सुगमता से संक्षिप्त में अपने हृदय की भावनाओं को उंडेल सकता हूँ, उतना गद्य में लिखने से बात बहुत लंबी हो जाती है। अफसोस कि शायरी समझने वाले लोग कम ही होते हैं और अब तो लोग किताबें भी कम पढ़ने लगे हैं। इसलिए निकट भविष्य में वीडियो के द्वारा ही मित्रों से आमने सामने होकर गुफ्तगू होने की संभावना है। ओशो के नवसन्यास की यात्रा अज्ञात की यात्रा है, इसलिए अतीत के त्यागवादी परंपरागत सन्यास और सन्यासियों से और उनके आश्रम या अखाड़ों से इसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें स्त्री पुरुष या कोई क्रियाकांड, विश्वास अविश्वास या जात पात तथा देश की सीमाओं वाली मान्यताओं का बंधन नहीं है। और इस यात्रा में कोई बंधा बंधाया सुरक्षित हाईवे जैसा रोड नहीं है, जहां आगे किस मोड़ पर क्या आने वाला है इसके जगह जगह साइन बोर्ड लगे हों कि हमें कहीं जाना है, यह भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि यह कहीं जाने वाली यात्रा नहीं, बस अपने आप में ठहरने की होने के आनंद की यात्रा है। बस ऐसी ही कुछ अटपटी सी बातें मैंने ओशो से सुनी हैं। ओशो के सानिध्य में बैठकर ओशो ने अपने अनुभव से शब्दों में कुछ इशारे किए हैं कि उन्हें अपने ही भीतर स्थिर होकर बैठने मात्र से अचानक अनायास ही अपने मूल स्रोत का स्वभाव का बोध हुआ। उसी पल से उनकी सारी खोज, चिंताएं, आशाएं, अभिप्साएं, कुछ पाने या होने की दौड़ के साथ ही भूत और भविष्य की आकांक्षाएं, योजनाएं और सपने समाप्त हो गए और बस अपने होने के शाश्वत चैतन्य में डूबने से उन पर गहन शांति, मौन और आनंद की अमृत वर्षा होने लगी। ओशो की उपस्थिति से ही हमें उनके कहे शब्दों में प्रामाणिकता की झलक मिली है, जिससे हमारे भीतर भी स्वयं को जानने की उत्सुकता जगती और सभी मित्र आंखें बंद करके ओशो के आसपास बैठे हुए उस मौन संगीत की लयबद्धता को महसूस करने लगते और घंटे भर में ऐसी ताजगी, आनंद और अहोभाव से भर जाते कि खुशी से हमारी आंखें छलकने लगती और हम हाथ जोड़कर ओशो की तरफ टकटकी लगाए हुए उन्हें मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए देखते रह जाते और उनके दर्शन की प्यास हमें बार बार उनके समीप खींच लाती। इस होने की यात्रा में हमारा जानने का या कुछ पाने का भ्रम ही टूट जाता तो समय का बोध भी नहीं रहता और जहां हम घंटे भर से बैठे हुए थे वहां से उठने को जी ही नहीं चाहता। बहुत कुछ जो हमने अब तक अपने जीवन के बारे में जाना है या जानते थे वह केवल व्यवहारिक बातें हैं, नाम रूप का जगत है। ऐसा प्रतीत होते हुए भी हम स्वयं से अनजाने ही रह जाते और बुद्धा हाल से बाहर निकलते ही एक दूसरी दुनिया हमारे सामने होती। यार दोस्त गाते अपनी धुन में गुनगुनाते, खिले हुए फूलों जैसे सुंदर चेहरे, चमकती हुई आंखें, एक दूसरे से गले मिलते हुए, कुछ मन ही मन मुस्कुराते हुए, कुछ गपशप करते हुए, सारी दुनिया के देशों से आए हुए ये लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और जिसे देखो वही सत्संग की इस मस्ती से सराबोर हो रहा है। यह ओशो की उपस्थिति और इस बुद्ध क्षेत्र की चुंबकीय जादुई ऊर्जा का प्रभाव है कि हर कोई आश्रम में कोई भी काम करने को उत्सुक है, चाहे वह 1 महीने के लिए आया हो, फिर भी उसका दिल चाहता है मैं आश्रम में या आश्रम के आसपास ही बना रहूं और रोज सुबह ओशो के प्रवचन में उनके सामने बैठूं, उनको मुस्कुराते हुए, सबको प्रणाम करते हुए आहिस्ता से एक एक उसमें खोता जा रहा हूं और वे शब्दों से मुझे समझा रहे हैं। ओशो को इस मुद्रा में देखते हुए मैं वापस अपने स्थान पर लौट आता हूँ तो याद आता है, पता नहीं ओशो क्या कह रहे थे। मैं ध्यान से कुछ सुनने की बजाय उन्हें देखने में ही खो गया। तब मुझे किसी शायर का यह शेर याद आता कि तुम मेरे सामने हो, तुम्हें देखूं कि तुमसे बात करूं।